देहरादून की उन धुंध भरी सर्दियों की बात ही कुछ और होती है। ये खामोशी को और भी गहरा कर देती है। मेरा नाम मीरा है, उम्र 26 साल। पिछले 1 साल से मैं शहर के एक पुरानी कोठी के बरसाती कमरे में रह रही हूँ। कोठी कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये बस एक बड़ा पुराना घर था, जिसके मालिक थे अविनाश वर्मा। 1 साल पहले एक सर्द रात ने ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मेरे पति रोहन एक कार एक्सीडेंट में मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गए। हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे रोने का भी वक्त नहीं मिला। दुनिया उजड़ गई और सपनों के घर की ईएमआई चुकाने की हिम्मत मुझ में नहीं बची थी। इसलिए मैं सब कुछ बेचकर इस सस्ते बरसाती कमरे में आ गई। मेरे मकान मालिक अविनाश वर्मा जी करीब 55-56 साल के रहे होंगे, एक रिटायर्ड प्रोफेसर। उनकी पत्नी को गुजरे भी 5 साल हो चुके थे। उनके दोनों बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, अमेरिका में बसे थे। इस पूरे बड़े घर में वो और उनकी यादें बस यही रहते थे। हमारा रिश्ता बहुत सीमित था। मैं सुबह अपनी नौकरी पर, एक लोकल पब्लिशिंग हाउस में एडिटर थी, निकल जाती और शाम को अंधेरा घिरने पर लौटती। कभी सीढ़ियों पर टकरा गए तो नमस्ते वर्मा जी, और जवाब में एक धीमी सी आवाज़, खुश रहो बेटा। वो ज्यादातर घर के आंगन में अपनी आराम कुर्सी पर बैठे रहते थे। कभी अखबार पढ़ते तो कभी बस शून्य में ताकते रहते। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसी उदासी जिसे मैं अच्छी तरह पहचानती थी। ये किसी को खो देने वाली उदासी थी। हम दोनों एक ही नाव के दो मुसाफिर थे, जो अलग अलग कमरे में बैठकर एक ही समंदर की लहरों से लड़ रहे थे। अकेलेपन का समंदर। मैं अपनी बरसाती में रोहन की तस्वीर से बातें करती, वो घर में अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते। मैं रात में अपनी तकिया भिगोती और वो शायद अपनी स्टडी में बैठकर खामोशी से आंसू बहाते। घर बड़ा था, पर सन्नाटा उससे भी बड़ा। भाग दो, दीवार के उस पार का दर्द। सर्दियां गहरी हो रही थीं। एक रात मैं अपने प्रोजेक्ट पर देर तक काम कर रही थी। रात के शायद 2 बजे होंगे। हीटर की हल्की घरघराहट के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। मुझे प्यास लगी और मैं पानी लेने के लिए उठी। मेरी बरसाती का एक हिस्सा उनके घर के आंगन के ठीक ऊपर खुलता था। जैसे ही मैं रसोई की तरफ बढ़ी, मुझे नीचे स्टडी रूम से कुछ हल्की सिसकियों की आवाज़ आई। मैं ठिठक गई। क्या वर्मा जी ठीक है? मेरा दिल जोर से धड़का। मैं दबे पांव अपनी बालकनी के उस कोने में गई, जहां से उनकी स्टडी की खिड़की का एक हिस्सा नजर आता था। खिड़की का एक पल्ला शायद ठीक से बंद नहीं हुआ था। मैंने जो देखा, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वर्मा जी अपनी मेज पर झुके हुए थे। उनके सामने एक पुराना एल्बम खुला हुआ था। मेज पर एक छोटा सा पेग विस्की का रखा था, जो शायद कब का खत्म हो चुका था। उनके एक हाथ में उनकी पत्नी की तस्वीर थी और वो उससे बातें कर रहे थे। सावित्री, देख रही हो, बच्चे तुम्हें भूल गए। उन्हें याद भी नहीं कि आज आज हमारी सालगिरह है। उनकी आवाज़ भराई हुई थी। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ सावित्री। ये घर खाने को दौड़ता है। क्यों क्यों चली गई तुम मुझे छोड़कर? मुझसे और नहीं सहा जाता ये अकेलापन। वो एक छोटे बच्चे की तरह उस तस्वीर से लिपटकर रो रहे थे। मैं जहाँ थी वहीं जम गई। एक सम्मानित, गंभीर दिखने वाले प्रोफेसर का ये रूप। ये वो दर्द था जिसे वो दुनिया से छुपाए बैठे थे। ये वही दर्द था जो मेरे सीने में भी हर रात उठता था। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरी आंखों में रोहन का चेहरा नहीं, बल्कि वर्मा जी के वो कांपते हुए होंठ और उनकी आंखों का खालीपन घूम रहा था। उस रात मुझे पहली बार लगा कि इस घर में मैं अकेली नहीं हूँ। भाग 3, अदरक वाली चाय का रिश्ता। अगली सुबह कुछ बदल गया था। मेरे दिल में उनके लिए एक अनजानी सी हमदर्दी पैदा हो गई थी। वो सिर्फ मेरे मकान मालिक नहीं थे, वो मेरे हमदर्द थे। उस दिन मैंने 2 कप अदरक वाली कड़क चाय बनाई। मैं जानती थी उन्हें अदरक वाली चाय पसंद है। कई बार मैंने उन्हें अपनी नौकरानी को हिदायत देते सुना था। मैं ट्रे लेकर नीचे उतरी। वो रोज़ की तरह आंगन में शॉल लपेटे बैठे थे। अखबार उनके घुटनों पर पड़ा था, पर आंखें कहीं दूर थीं। वर्मा जी, उन्होंने चौंक कर मुझे देखा। रात के रोने से उनकी आंखें सूजी हुई थीं। ये आपके लिए चाय। मैंने कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर धीरे से कप थाम लिया।
इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा? तुम तकलीफ कैसी? मैंने उनकी बात काटी। मैं अपने लिए बना ही रही थी तो सोचा आपको भी दे दूं। ठंड बहुत है। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया। अदरक? बिल्कुल वैसी जैसी सावित्री बनाती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कभी कभी यादें भी चाय की तरह कड़वी और मीठी होती हैं, है ना? उन्होंने मुझे देखा, शायद पहली बार सच में। तुम समझती हो? हाँ, मैंने धीरे से कहा, मैं समझती हूँ। उस दिन से ये एक रस्म बन गई। सुबह की चाय हम साथ पीते, कभी मैं बनाती, कभी वो। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, मौसम से शुरू होकर किताबों तक और फिर दबी छुपी यादों तक। एक शाम मैं ऑफिस से लौटी तो बहुत थक गई थी। मेरे सिर में तेज दर्द था। मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी कि उनकी आवाज आई, मीरा, बेटा रुको। मैं रुकी। बहुत थकी लग रही हो। आज खाना बाहर से मंगवा ले? मतलब अगर तुम्हें ऐतराज ना हो। अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने उनकी आंखों में एक झिझक देखी। वो भी अकेलेपन से तंग आ चुके थे। मैं बना लेती हूँ वर्मा जी। नहीं नहीं, उन्होंने जिद की। आज नहीं, आज तुम आराम करो। उस रात हमने उनके बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया। सालों बाद शायद उस डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेटें एक साथ लगी थीं। हमने बातें की। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाए और मैंने अपने नए लिखे आर्टिकल दिखाए। हाँ, मोहल्ले में बातें शुरू हो गई थीं। पड़ोस की शर्मा आंटी ने मुझे एक दिन बाजार में रोक ही लिया। मीरा बेटा, सब ठीक है? वर्मा जी के बच्चे जानते हैं? मैंने बस मुस्कुराकर कहा, आंटी जी, कुछ चीज़ें बच्चों से ज़्यादा ज़रूरतें तय करती हैं और हम खुश हैं। वर्मा जी, जिन्हें मैंने हमेशा गंभीर देखा, अब ठहाके लगाकर हंसते थे। उनके दोस्त वापस आना शुरू हो गए थे। घर अब घर जैसा लगने लगा था। वो खालीपन भर गया था। एक रात हम बालकनी में बैठे चांद देख रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा, सावित्री जहाँ भी होगी, आज खुश होगी। उसने मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहा। और वो हंसी, वो तुम वापस लाई हो मीरा। मेरी आंखें भर आईं। और रोहन भी खुश होंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करूंगी। वो कोशिश आपके साथ पूरी हो रही है, अविनाश जी। ये पहली बार था जब मैंने उन्हें उनके नाम से पुकारा था। उन्होंने मेरा हाथ और कसकर थाम लिया। हमारी कहानी का कोई नाम नहीं था। ये समाज की किसी किताब में दर्ज नहीं थी। ये ना प्यार था, ना शादी, ना कोई और रिश्ता। ये बस ज़रूरत थी, 2 अकेली रूहों को मिली एक पनाह। और उस रात, उस चांदनी में हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर की दुनिया हमारे इस अकेले आंगन के बारे में क्या सोचती है। हमने जीना फिर से शुरू कर दिया।